नमस्कार दोस्तों, सभी कैसे हो। तो अपने कल राजस्थान के दुर्ग एक नया टॉपिक प्रारंभ किया था जो कि जीरो लेवल से शुरू है। जो भी आने वाली आगामी भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दोनों क्लासें अभी लगातार चल रही है, उसके बाद आपको नगर पालिका की भी क्लास दी जाएगी। अपने कल जो राजस्थान कल्चर के अंदर, राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था राजस्थान कला का, वो ध्रुव शुरू किया था। ध्रुव के अंदर हमने राजस्थान के ध्रुव की श्रेणियों की बात कर ली थी। 9 प्रकार की शुक्र नीति ग्रंथ के अंदर बताया गया है। और 9 शहर में अपने 2013 में यूनेस्को द्वारा एक सम्मेलन किया गया था जिसमें राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को विरासत सूची में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज कॉर्पोरेशन में शामिल किया गया था इसको। 6 पर्वतीय दुर्ग है, वो कौन से हैं? तो पहला गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर और रणथंभौर। ये 6 दुर्ग बोले थे हमने। विरासत सूची वाले 6 दुर्ग पहले कर लेते हैं अपने, जिसके अंदर मैंने गागरोन दुर्ग करवा दिया था। आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ की बात करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, आप साथ साथ में समझना और नोट करना, और आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो ठीक है दोस्तों, आज जो बात करें अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। अब चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं अपने, तो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में एक लोकोक्ति बनी हुई, सभी जानते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़ और बाकी सब गढ़ैया। ये किसके बारे में कहा गया? ये लोकोक्ति चित्तौड़ के बारे में कहा गया। और आप कहीं कहीं पढ़ते हो तो ये भी कहा जाता है, जब मोहनोत नैणसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़ैया। ये कौन कहते हैं? मोहनोत नैणसी। ये भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, मोहनोत नैणसी। ये जब मैं क्लास में पढ़ा रहा तो एक बच्चे ने बताया, और वैसे मोहनोत नैणसी ये कहते हैं। चलो ठीक। अब जो मेन बातें थी, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, आखिर परीक्षाओं में बहुत आसान सा ये प्रश्न पूछा जाता है चित्तौड़ के बारे में। और उसके बाद आपने जब बात करते हैं, कोई भी दुर्ग की बात करते हैं, तो यहां से शुरू कर देता हूं मैं। जब किसी दुर्ग की बात करते हैं तो अपने जिला लेते हैं। जिला कौन सा? सभी को पता है, चित्तौड़ तो चित्तौड़गढ़ में है। किसी प्रकार के किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चित्तौड़गढ़। हाँ जी। अब वो बना कहाँ है? तो याद रखना, यहाँ पे एक पठार है या फिर पर्वत है, और ये पर्वत कौन सा है? मेसा पठार पे बना है। मेसा पठार पर बना है। इसकी आकृति कैसी है? जो आकृति है वो दुर्गों की अलग अलग आकृति है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति मछली या मीन की आकृति के समान है। याद रखना, मछली या फिर मीन में मछली होता है। मीन के आकृति, मतलब जब इस दुर्ग को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है मछली है। मछली की आकृति के समान दिखाई देता है। जिला चित्तौड़गढ़। पठार कौन सा है? मेसा पठार पे बना है। और अपने दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि मछली की आकृति का बना है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें नदी कौन सी नदी पर बना है? तो नदी 2 याद रखना। जैसे अपने गागरोन की बात की थी तो काली सिंध हाउ नदी पे बना है, और जो ये नदी पर बना है वो बेड़च प्लस अपने गंभीरी नदी पे बना है। याद रखना, गंभीरी नदी, गंभीर नदी नहीं, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना। इसकी श्रेणी की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दूं ये पर्वत पे बना है तो गिरी दुर्ग है, और इसके नदी है दोनों तरफ, तो ये अपने ओदर दुर्ग जल दुर्ग है। ये कंटीले वन भी है यहाँ पे, तो एरण दुर्ग है। उबड़ खाबड़ रास्ता भी है, वन दुर्ग भी है। लगभग सारी दुर्ग है। सैन्य दुर्ग भी है, सेना रखी जाती थी इसमें, सहायता ली जाती थी। लेकिन एक श्रेणी नहीं है इसमें, वो है अपने धानवन दुर्ग। अब चित्तौड़ में मरुस्थल तो कहां से लेके आए, दोहरे टिब्बे कहां से लेके आए, तो इसमें एक श्रेणी रही है आपकी, वो है धानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी की विशेषता रखता है। मैंने इसलिए वो आपके शुक्र नीति वाले ग्रंथ वाली 9 श्रेणी बताई थी, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियां रखता है, विशेषता रखता है। वो चित्तौड़ दुर्ग है।
अब इसकी निर्माता की बात करते हैं। मेन बातें थी, कहां पर है, कौन से पठार पे बना है, कौन सी नदी है और इसको किस नाम से उपनाम, क्या लोकोक्ति, इसकी बातें हमने कर ली। अब जो हम करेंगे इसकी निर्माता की बात करेंगे भी। निर्माता कौन था, कोई भी दुर्ग करते हैं, कोई किसी ने बनवाया होगा तभी तो कला है। तो इसके अंदर हम निर्माता की बात कर लेते भाई। निर्माता कौन था? निर्माता, जब हम निर्माता की बात करते हैं तो निर्माता के अंदर हमारे पास दो मतभेद आते हैं कि प्राचीन मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जो ये दुर्ग है वो भीम के द्वारा बनाया गया। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे दो प्रकार की देखा जाता है, एक तो प्राचीन मान्यता, प्राचीन मान्यता, और कुछ ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है। ग्रंथ कौन से? तो प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है पांडव राजा भीम के द्वारा करवाया गया था। जो पांडव था भीम, उसके द्वारा अपने चित्तौड़ का निर्माण करवाया गया था। कहा भी ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि पांडव भीम ने इसका निर्माण करवाया था? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है? भीमलत तालाब बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? भीमलत तालाब बना हुआ है। दोस्तों भीमलत तालाब बना हुआ है। तो भीमलत तालाब बना हुआ है इसलिए कहा जाता है एक बार कि जब जा रहे थे तो भीम की पत्नी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, उसको प्यास लगी और भीम को कहा प्यास लगे मेरे। तो भीम कहते हैं, भीम ने लात मार के एक तालाब बनाया जिसे भीमलत तालाब कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में। और इसलिए कहा जाता है कि जो भीमलत तालाब बनाया है वो अपने भीम ने बनवाया था और भीम ने ही चित्तौड़ दुर्ग बनवाया था। ये इसकी कुछ मान्यता है, प्राचीन मान्यता, इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है। अभी रीट का एग्जाम हुआ तो उसमें कुंभलगढ़ का प्रारंभिक जो निर्माता उसका पूछ रखा था, संप्रीति उसको सही मान रखा था। तो ये कुछ प्राचीन है मान्यता, ये ध्यान रखना। अब ग्रंथ है एक आपका गुजराती ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है? गुजराती ग्रंथ। गुजराती ग्रंथ, गुजराती ग्रंथ। और एक आपका राजस्थानी ग्रंथ है। गुजराती ग्रंथ का नाम लिख देता हूं मैं, कुमारपाल प्रबंध। आप कहोगे भी सर इसका ग्रंथ कौन सा है? तो कुमारपाल प्रबंध। और एक आपका ग्रंथ है राजस्थानी ग्रंथ है वीर विनोद। राजस्थानी ग्रंथ है वीर विनोद। इसके अनुसार ये कहा गया है नहीं, भीम ने तो इसका निर्माण नहीं करवाया, एक शासक हुआ चित्रांग, चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? चित्रांग ने। अब कहा भी चित्रांग ने कैसे निर्माण करवा दिया इसका? तो कहते हैं यहाँ पर अपने चित्रंग तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है? चित्रंग तालाब बना हुआ है। चित्रंग तालाब बना है। तो चित्रंग तालाब बना हुआ है तो हम ऐसे कह देंगे भाई चित्रांग ने बनाया? नहीं, ये कहा जाता है कि चित्रांग के नाम पर इसका नाम चित्रकोट या फिर चित्रकूट नाम पड़ा था। चित्रकोट और चित्रकोट नाम किस पे पड़ा था? चित्रांग के नाम पे पड़ा था। और धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए चित्रकूट चित्रकोट चित्रकोट करते हुए चित्तौड़ कहने लगे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा, चित्रकूट एक पहाड़ी है, पहाड़ी चिड़िया टोंक है, वो अपने मेहरानगढ़ पड़ेंगे तब आएगा। ठीक है, चित्रकोट कहने जाने लगा। ये इसकी भाई अपने मेन जो मान्यता थी, किस निर्माता था, कौन था, इसकी बातें हो गई। अब आगे बात करते हैं इस पर अपने कि मेवाड़ का आधिपत्य रहा। मेवाड़ कहां से आए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ घटना है इसमें, घटना की बात कर लेता हूं मैं। घटना कौन सी है? तो इसमें घटना कौन कौन सी है ये वाला आप थोड़ा नोट कर लेना, साथ में समझाऊंगा, एक बार रिवाइज करूंगा तो अपने कर लेंगे। घटना आप रखना कि 8वीं सदी में यहां का मौर्य वंश का अंतिम राजा मानमोरी था। ये मैंने कहा 8वीं सदी में यहाँ मौर्य वंश का अंतिम राजा मानमोरी था। ये भारत में नहीं, ये राजस्थान में जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था वो मानमोरी था, चित्तौड़ पे था। तो सर इससे कैसे पता चलता है कि हमारे चित्तौड़ पर मेवाड़ यानी मुगलों का और अपने सिसोदिया या फिर गोहिलों का वंश चला था? तो याद रखना है कि 8वीं सदी में हमारे बप्पा रावल थे और बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। तो कहते हैं ये गोहिल का वंशज था बप्पा रावल। ये अपने हरित ऋषि की गायें चराया करता था। हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि ने इसको आशीर्वाद दिया कि आप एक महान शासक बनोगे। तो फिर बप्पा रावल ने 8वीं सदी में मानमोरी पर आक्रमण करता है और मानमोरी से आक्रमण करके अपने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। याद रखना कि मानमोरी था लेकिन बप्पा रावल इसको
हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद जो चित्तौड़ पर जो अधिपत्य रह जाता है वो अपने मेवाड़ के जो गुहिल और सिसोदिया वंश है उनका अधिपत्य हो जाता है। तो याद रखना घटना कि 8वीं सदी में यहाँ पे मौर्य वंश का अंतिम राजा मानमौरी था और यहाँ पे बप्पा राव जो हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ पर अपने मानमौरी को हराकर अपने चित्तौड़ पर आधिपत्य यानी अधिकार कर लेता है। ये मेवाड़ वाला बात आ गई। जो इतिहास वाली कुछ घटना इसमें बताने योग्य है वो बताऊंगा, अन्यथा जो भी कहानी है वो इतिहास में पढ़ेंगे अपने। अब घटना एक और होती है, इसमें साका की बात कर लेते हैं भी। साका कैसे हुआ? यहाँ का एक 1303 में एक राजा था भाई, क्योंकि ये साका प्रथम साका था भाई। बता देता हूं मैं, क्योंकि जो प्रमुख घटना है ये पूछा जाता है कि जो रण अपने चित्तौड़गढ़ में जो प्रथम साका हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका और राजस्थान का दूसरा साका हुआ था। किसके मध्य मध्य युद्ध हुआ, कौन वीर गति को प्राप्त होता है ये भी याद रखना। आप नॉर्मल सी बात है, एक राजा महान राजा हुआ था राव रतन सिंह। राव रतन सिंह, ठीक है। इनके समय आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है अभी? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कौन करता है अभी? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और हमारे अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और राव रतन यहाँ पे हार जाता है। तो कहते हैं राव रतन तो यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होता है, मतलब राव रतन सिंह क्या करता है अभी? केसरिया करता है। क्या करता है अभी? केसरिया करता है। और जो इनकी पत्नी है वो अपने पद्मिनी वो जौहर करती है, जौहर करती है। इस प्रकार ये दोनों मिला के साका हो गया। और अपने ये जो साका है ये राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा है भाई। चित्तौड़ का प्रथम शाखा ये याद रखना। बता देता हूं कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा है 1303 में होता है। राव रतन सिंह यहाँ का राजा होता है और राव रतन किसी में अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण करता है और यहाँ पे राव रतन सिंह वीर गति यानी केसरिया करता है। गोरा बादल साथ में होते हैं अभी। सेनापति गोरा बादल वो लिख लेना अभी। सेनापति होते हैं। सेनापति कौन होते हैं? गोरा और बादल। गोरा वे बादल साथ में होते हैं। गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और केसरिया करते हैं। और जो राव रतन सिंह की पत्नी होती है पद्मिनी वो यहाँ पे जौहर करती है और केसरिया जौहर मिला के दोनों शाखा हो गए। तो यहाँ पे राजस्थान का दूसरा शाखा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा हो जाता है। अब बात रही कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, तो रणथंभौर वाला 1303 वाला हमीरदेव चौहान वाला है। मेन बात होगी। अब बताने की तो मैं राहुल अपने रतन सिंह की कहानी बताऊं, पद्मिनी की पूरी कहानी बताऊं तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। कहां से लिया था राव रतन सिंह? सिंहलदीप से लिया था। वर्धन वंश की राजकुमारी थी, उसको लेके आता है। फिर यहाँ पे उसका राघव चेतन गुरु होता है, वो उसको देख लेता है। फिर यहाँ से वो उसको निकाल देता है राव रतन सिंह। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है भी आपके पास क्या है? सबसे सुंदर रानी जो है वो राव रतन सिंह के पास है, आप उसको लो। तो कहते हैं भी कुछ कारण पद्मिनी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने राव रतन सिंह पर आक्रमण किया था। इसमें ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1600 सिपाही जो सेना थी, सैनिक थे, वो महिलाओं का वेश धारण करके अलाउद्दीन खिलजी से राव रतन सिंह को छुड़ाने में गए थे। ये इतिहास की बात है। यहाँ पे छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें है वो अपने ने कर ली। ठीक है। अब देखो चित्तौड़ दुर्ग जिला चित्तौड़गढ़ में पठार में सब पठार में इसके लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया मोहतनैन से। और नदी बेड़च और गंभीर नदी के किनारे बना है। फिर मैंने बात की कि यहाँ की सभी श्रेणी की विशेषता रखता है, सिर्फ एक श्रेणी की विशेषता नहीं रखता, वो दानवंतुर्ग है। और उसके बाद मैंने बात की कि निर्माता प्राचीन मान्यता अनुसार भीम है, क्योंकि यहाँ भीमलत तालाब बना है। फिर मैंने कहा कि गुजराती ग्रंथ अपने कुमार प्रबंध और राजस्थानी ग्रंथ श्यामलदास का बीज विनोद के अनुसार इसका चित्रांक बना है, क्योंकि चित्रंग तालाब बना है इसलिए चित्रकोट या चित्रकूट कहा जाता है। घटना 8वीं सदी में जब मानमौरी यहाँ का राजा था, मौर्य वंश का अंतिम राजा, तो उसको बप्पा राव हरा देता है और गुहिल वंश की स्थापना कह देते हैं। गुहिल वंश का आगे चलकर राव रतन सिंह आता है। राव रतन सिंह 1303 में राजस्थान का दूसरा चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और इसमें राव रतन सिंह और गोरा और बादल केसरिया करते हैं और पद्मिनी जौहर करते हैं। केसरी और अपने जौहर मिलकर एक शाखा हो जाता है। ये बड़ी बड़ी बात होगी। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें और है वो भी अपने कर लेते हैं।
कुछ घटना और है इसके अंदर। हाँ, कुछ घटना और है वो भी कर लेते हैं, फिर इमारतें कर लेते हैं। कुछ और घटना कौन सी घटना और देखो इसके अंदर घटना, एक घटना और है, दूसरा साका और होता है इसके अंदर। फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत लेता है। आगे की कहानी देखो, अलाउद्दीन खिलजी इसको जीतने के बाद यहाँ का जो शासक है, शासक वो खिजर खां को बना देता है। खिजर खां क्या था? खिजर खां अपने अलाउद्दीन का पुत्र था। सन ऑफ लिख देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। खिजर खां सन ऑफ अलाउद्दीन, यानी खिजर खां अलाउद्दीन का पुत्र था। खिजर खां को यहाँ शासक बना देता है और खिजर खां के नाम पर ही इसका नाम खिजराबाद रख देता है। ये याद रखना है, खिजराबाद। इसमें नोट लगा के लिख देता हूं, कभी कभी आप खेराबाद समझते हो, खेराबाद, तो खेराबाद इसका नाम नहीं था दोस्तों। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड प्रश्न पूछा गया था, खेराबाद नाम था वो सिवाना का किया गया था, सिवाना दुर्ग को। ठीक है, ये भी याद रखना, खिजराबाद रखा गया था इसका, ये बड़ी बात होगी। उसके बाद यहाँ का दूसरा शाखा होता है, 3 शाखा इंपॉर्टेंट थे। शाखा दूसरा, यानी दूसरा शाखा कौन सा हो? दूसरा शाखा अपने 1535 में होता है। आप अब ये कहोगे सर हमने 1534 पढ़ा है, तो 1534 में ये बात आती है कि रणथंभौर पर जब बहादुर शाह प्रथम आक्रमण करता है तो वहां पे कर्मावती क्या करती है, जो दुर्ग की चाबियां हैं रणथंभौर की, वो उनको दे देते हैं बहादुर शाह को। बहादुर शाह वहां से चला जाता है और फिर वो बहादुर शाह को आदत पड़ जाती है, अपने हर कहानी में दोहराया गया है, एक बार कोई युद्ध हार जाता है या किसी को मतलब कुछ सहायता दी जाती है या फिर कुछ रियासतें दे दी जाती है, वो दोबारा आक्रमण करता है। चाहे वो त्राइन का युद्ध हो, चाहे वो अपने हल्दी घाटी का युद्ध हो या फिर अपने खातौली का युद्ध हो। पहले युद्ध का परिणाम था कि उनको इतनी मतलब जाने दिया और दूसरा युद्ध उन्होंने किया और वो जीत गए। तो बहादुर शाह प्रथम ने यहाँ चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण कर देता है। पहला रणथंभौर पे करता है 1534 पे और दूसरा 1535 में चित्तौड़ पे करता है। जब चित्तौड़ में कर्मावती थी भी अपने, कौन थे भी? कर्मावती। कर्मावती यहाँ की राजा माता थी। कौन थे भी? राजमाता थी भी, राजमाता। अब यहाँ पे जो केसरिया किया था, ये भी याद रखना, केसरिया, केसरिया वो रावत बाग सिंह, रावत बाग सिंह प्लस जो सेना थी, सेनापति। ठीक है, और जो आक्रमण किया था वो बहादुर शाह ने किया था, ये भी याद रखना, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम की हुआ ऐसा कि सेकंड शाह का 1535 में कर्मावती राजमाता थी और जो यहाँ पे केसरिया करते हैं वो अपने रावत बाग सिंह और सेनापति थे। और जो आक्रमण करता है विदेशी, मतलब ये गुजरात का था, गुजरात वाला जो आक्रमण करता है दोस्तों वो अपने बहादुर शाह प्रथम है। और ये कब होता है? 1535 में। दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में। यहाँ पे जो जोहर करती है वो कर्मावती करती है। जोहर कौन करती है? अभी कर्मावती करती है और केसरिया रावत बाग सिंह करता है, इसलिए ये भी राजस्थान का यानी चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हो जाता है 1535। आगे देखो, तीसरे शाखा की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहानी बहुत है इसकी, अगर मैं इसकी कहानी बताऊं आपको तो बहुत ज्यादा कहानी है, लेकिन अपनी कहानियां जितने भी इतिहास है वो इतिहास में पढ़ेंगे। ध्रुव को कंप्लीट करना है तो परीक्षा नजदीक है आरओईओ की, तो उसका भी है। एलडीसी का आगे भर्ती आने वाली है, एसआई की भी भर्ती आने वाली है। तीसरा शाखा अपने 1568 में, तीसरा शाखा 1568, 67 और 68, ये भी याद रखना अभी, 2 67 से 68। ये किसने किया था कि जब अकबर ने 1567 में अकबर ने जब राजस्थान के रियासतों पर आक्रमण कर रहा था, उन पर अधिकार कर रहा था, तो इसी समय हमारे चित्तौड़ पर उदय सिंह का आधिपत्य था। उदय सिंह यहाँ का राजा था। तो फिर उदय सिंह को ऐसा कहा गया कि आप ऐसे करो, आप कुंभलगढ़ में चले जाओ और यहाँ पर किसी अन्य सेनापति को रख देते हैं ताकि आप जीवित रहो, और आप अगर जीवित हो तो आपके पीछे हम भी जीवित है। मतलब एक राजा होना बहुत बड़ी बात होती। राजा अगर साथ है तो जो जनता थी, आम जनता या फिर सेना थे, उनको ऐसा लगता भी हमारा मनोबल अभी तक जिंदा है, तो वो आक्रमण करते थे। तो फिर जो अपने उदय सिंह थे उनको कुंभलगढ़ भेज दिया। कहां भेज दिया था? कुंभलगढ़। वो कुंभलगढ़ जाके रहे क्योंकि कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता था। तो फिर यहाँ पे लड़ा कौन? तो याद रखना, यहाँ पर जयमल मेड़तिया, जयमल प्लस फत्ता, और आक्रमण किसने किया था? अभी अकबर ने किया था।
तो भाई अब जयमल और फतेह वीर गति को प्राप्त होते हैं और केसरिया करते हैं। क्या करते हैं भाई? केसरिया करते हैं दोस्तों, केसरिया करते हैं। सर ठीक है, केसरिया करते हैं। फिर यहाँ पे जोहर कौन करता है? तो जोहर जो करती है वो फूल कमर करती है दोस्तों। कौन करती है? फूल कमर। फूल कमर जोहर करती है। और जोहर और केसरिया दोनों मिलकर शाखा हो गया। तो ये राजस्थान अपने चित्तौड़ का तीसरा शाखा। याद रखना, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में होता है। राव रतन सिंह के समय पद्मिनी जोहर करती है और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। फिर खिजर खान को ये दुर्ग सौंप देता है और खिजर खान के नाम पर खिजराबाद रखा जाता है। फिर मैंने कहा चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में, यहां पर अपने राजमाता कर्मावती और केसरिया जो करते हैं रावत बाग सिंह करते हैं और बहादुर शाह प्रथम यहाँ पर आक्रमण करता है और ये अपने चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। तीसरा शाखा की बात करें तो 1567 में करते हैं। यहाँ पे उदय सिंह को कहा जाता है आप कुंभलगढ़ में चले जाओ, क्योंकि राजा सबसे सर्वोच्च होता है, तो उन्हें कुंभलगढ़ में शरण दी गई थी। और फिर यहाँ पे जो केसरिया किया वो जयमल और अपने फतेह ने किया था और जोहर अपने फूल कंवर ने किया था। तो ये इस प्रकार ये कौन सा गया? अपने चित्तौड़ का तीसरा शाखा अकबर ने आक्रमण किया था। ये अपनी प्रमुख घटना हो गई है चित्तौड़ के बारे में। अब इसकी कुछ इमारतें हैं, वो बातें अपने कर लेते हैं। फिर एक याद रखना कि ये जो चित्तौड़ था उसके बाद 1567 से अपने 1605 तक ये जो दुर्ग है ना, ये मुगलों के अधीन रहता है। मुगलों के अधीन रहता है। मुगलों के अधीन क्यों रहा सर? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी लाजवाब प्रश्न है कि तो यहाँ पे आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पे 1535 में 1568 में बहादुर शाह करता है, 1535 में 1568 में हमारे अकबर करता है। तो ये 1563 से 1605 मुगलों के अधीन क्यों रहा? क्या इस समय कोई आक्रमण नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अकबर के अधीन चला जाता है। और आप पता होगा कि उस समय एक 1576 में हमारे हल्दी घाटी का युद्ध होता है, 18 जून के कहते हैं 21 जून 1576 में। तो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को छोड़कर वो अपने महाना प्रताप है चाउंड में चले जाते हैं 1585 में। उसके बाद चित्तौड़ पर जो अधिकार रहता है वो अकबर का रहता है 1563 से। लेकिन 1605 में अमर सिंह प्रथम के समय उधर शाहजहां के समय एक मेवाड़ और मुगल संधि होती है, उसके तहत ये चित्तौड़ दुर्ग है वो अपने मेवाड़ वालों को छोड़ देते हैं, दे देते हैं भी आप इनको रख लो। फिर कहते हैं राज सिंह इसका निर्माण करवा देता है, फिर जजिया कर लगा देता है औरंगजेब। ये बड़ी बड़ी कहानी थी, इतिहास में अपने को बहुत खूब पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। लेकिन दुर्ग के बारे में घटनाएं थी वो इतनी थी। अब इमारतें कर लेते हैं भी, इमारतें कौन कौन सी है। चलो मैं इसको साफ कर लेता हूं, साथ साथ में समझते जाना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है चित्तौड़। और जो विरासत सूची वाले दुर्ग है अपने 6, इनसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और ले दे के 7-8 दुर्ग और इंपॉर्टेंट, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कल अपने अगर ये जो विरासत सूची वाले दुर्ग है ये कंप्लीट हो जाए तो अपने को आगे करने वाले में आसानी होगी, क्योंकि आगे दुर्ग इतने नहीं है। विरासत सूची वालों की थोड़ी डिटेल्स है, क्योंकि ये विरासत सूची में शामिल है, तो हो सकता है इनसे प्रश्न पूछ लें। इमारतों की बात करते हैं। इमारतें कौन कौन सी? इमारतों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ वाले जितने भी राजा थे वो एकलिंग जी को दीवान मानते थे और उनके भाई, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर है। मेवाड़ वाले जितने भी शासक हुए वो खुद को मेवाड़ का यानी चित्तौड़ यानी उदयपुर या जो भी कुंभलगढ़ है इनका खुद को शासक नहीं मानते थे। जो शासक मानते थे वो एकलिंग जी को मानते थे, पशुपति को, और खुद को उनका दीवान मान के शासन किया करते थे। तो एकलिंग जी का मंदिर वैसे देखें तो नागदा उदयपुर में बनाया था बप्पा रावल ने, लेकिन आपको याद रखना है एकलिंग जी का मंदिर हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। और देखो इधर मीराबाई का मंदिर बना है। और देखो 3 नंबर यहां पर अपने रेदास की छतरी है, ठीक है। 4 नंबर देखो यहां पर और बात करें अपने, हाँ भाई, सतबीस देवरी, सतबीस देवरी यानी 27 जैनों का मंदिर सुना है भाई। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। आगे देखो 5 नंबर पर यहां पे लाखोटा बारी बनी हुई है। कौन सी बारी? लाखोटा बारी। ये भी याद रखना, लाखोटा बारी। सर ये लाखोटा बारी क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। बारी का मतलब जो खिड़की लगाई जाती थी, खिड़की
जैसे कोई दीवार है उसके अंदर खिड़की लगाई जाती है, जिसे अपने आम भाषा में बारी कहा जाता है। भी बारी से क्या तकता है, बारी। तो कहते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार यहाँ पे लाख टक्का यानी लाख सिक्के देकर एक बारी खुलवाई थी खिड़की, तो इसलिए इसे लाखोटा बारी कहा जाता है। 6 नंबर वो लिख देता हूं मैं आपका। एकलिंग मंदिर हो गए। यहाँ पर अपने जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसका पुत्र हुआ था बनवीर, ठीक है ना, जो पासवान का पुत्र था बनवीर। बनवीर ने 2 इमारतें यहाँ पे बनाई है, याद रखना। कौन, कितनी इमारतें? 2 इमारतें बनाई है। एक तो कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर, और दूसरा बनाता है अपने 7 नंबर नौलखा भंडार। ये दोनों जो बनाता है वो बनवीर बनाता है। और बनवीर कौन था? उड़ना राजकुमार, पीआरएस यानी पृथ्वीराज सिसोदिया का पासवान का पुत्र था बनवीर, जो कर्म अपने विक्रमादित्य को मारता है, फिर उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पन्नाधाय क्या करते हैं, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर और अपने किसको बचा लेते हैं, उदय सिंह को बचा लेते हैं। ये भी याद रखना, नवलखा। लेकिन इसके नवलखा की बात और करें तो नवलखा जो दरवाजा है, नवलखा दरवाजा, ये भी याद रखना कि नवलखा दरवाजा है दोस्तों, वो नवलखा दरवाजा अपने कहां पे बना है? वो रणथंभौर में बना है। कहां बना है? रणथंभौर में बना है, रणथंभौर में बना है। कि कालका माता, नवलखा भंडार कौन बनाता है? बनवीर बनाता है, और नवलखा दरवाजा है वो अपने रणथंभौर में। आगे बात करने इसके बाद अपने 8 नंबर बात करते हैं। तो 8 नंबर में आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ क्या है? विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। सहारनपुर का युद्ध होता है 1440 में, उसकी याद ने बनाया था विजय के उपलक्ष्य में। तो ये 1440 से लेकर 1448 के बीच बना था। निर्माता कौन है? तो निर्माता कुंभा, राणा कुंभा। ये मेन बातें लिखवा देता हूं। वैसे अपने इमारतें करेंगे विजय स्तंभ, तो उसके अंदर पूर्णतः निर्माण की बात करेंगे, कितनी इमारतें हैं, कितनी मंजिल है, लेकिन मंजिलों की बात कर ही लेते हैं। अपने मंजिल देखें तो अपनी मंजिल 9 है, इसके अंदर मंजिल 9 है। तीसरी मंजिल पर, जो तीसरी मंजिल है उस पर भाई 9 बार अपने अल्लाह लिखा है। ये मैं लिख रहा हूं शॉर्ट, आप देख लेना कि विजय स्तंभ की कुछ मंजिलें हैं, कुल 9 मंजिल है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और जो इसकी सीढ़ियां हैं वो 157 सीढ़ियां हैं। 120 फीट 120 फीट ऊंचाई कितनी है इसकी? 120 फीट। और अन्य बात कि इसे जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्ति कोष कहा जाता है। ये इस विजय स्तंभ की मुख्य बातें हैं। इसकी और बातें बताने को बता सकते हैं, लेकिन इमारतों के अंदर पढ़ेंगे। मेन बातें ये है जो मैंने बता दिया कि देवी देवताओं के मूर्तियों का अजायब घर या मूर्ति कोष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी बात है। इसके बाद मुख्य इमारतें और है कुछ, उसकी भी बात अपने अब करेंगे। साफ कर लेता हूं मैं इतना कि चित्तौड़गढ़ गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। एकलिंग जी महाराज का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, रेदास की छतरी है, सतबीस देवरी स्थायी जैनों के मंदिर है, लाकोटा बारी है, कालिका माता का मंदिर, और नवलखा भंडार जो बनवीर बनाता है, लेकिन नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है। विजय स्तंभ 1440 में कौन बनाता है? राणा कुंभा बनाते हैं, और इसकी विशेषता बता दी। इसके बाद कुछ महल है इसके अंदर, तो महल की बात कर लेते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। महल की बात कर लेते हैं। मंदिर हो गए अपने, हाँ 1-2 मंदिर और है भाई, कुछ मंदिर और है। सुहाग मंदिर है भाई, सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य है वे सुहाग मंदिर। और महल देखो भाई, यहाँ पे रतन महल है, रतन सिंह का महल है, गोरा बादल का महल है, गोरा बादल का महल, पद्मनी का महल, बादल महल, ये प्रमुख महल है। इसके बाद और देखो भाई, इसके बाद याद रखना खिजर खान जब यहाँ का राजा होता है वो गंभीरी नदी पर एक बांध बनाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि गंभीरी नदी पर खिजर खान
गंभीरी नदी पर बनवाता है। अन्य इसके दरवाजे हैं, दरवाजे यानी पोल, उसमें पोल कहा जाते हैं। पोल कौन से हैं? प्रमुख 7 पोल है। 7 पोल का याद करवा देता हूं, वैसे याद कर लेना कि कोई भी कार्य करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, तो गणेश पोल। भाई श्री गणेश किसने किया था? जब राम अपने सीता को छुड़ाने जा रहे थे उस समय युद्ध के लिए श्री गणेश किया, तो क्या कौन करता है? भी राम करता है, तो राम पोल। और राम पोल, राम के साथ और कौन जाता है भाई? अपने याद रखना, लक्ष्मण जाता है, तो लक्ष्मण पोल। फिर 3 नंबर याद करते हैं, लक्ष्मण के साथ और कौन जाता है? हनुमान, तो हनुमान पोल। ये 4 नंबर है भाई, हनुमान पोल। 6 नंबर, वहां पे भैरव की शक्ति भी होती है, तो भैरव पोल। ये 5 नंबर है, 6 नंबर। फिर और देखना भाई, 7 नंबर पाड़न पोल, पाड़न पोल या पांडु पोल, एक ही बात है। और 8 नंबर आप लिख लेना जोड़ला पोल। 7 नंबर, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, जोड़ला पोल। आगे कैसे चल रहे हैं कि 7 दरवाजे बने मुख्यतः, एक गणेश पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल और अपने पाड़न पोल और अपने जोड़ला पोल। ये प्रमुख यहाँ पे क्या बने हुए? दरवाजे बने हुए। मुख्य मुख्य इमारतें ये है, ले देके अपने महल, स्मारक, छत्रियां, मस्जिद और पढ़ेंगे तो वो भी वहां पे अपने कर लेंगे। ये मेन बात है। हाँ वो याद रखना, गागरोन दुर्ग में, मैंने अभी पूछ रहे हैं कोई गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग को जब मोहम्मद शाह खिलजी प्रथम आक्रमण करता है तो इसका भी मुस्तफाबाद नाम कर देते हैं। अभी मुस्तफाबाद नाम कर दिया चित्तौड़ के बारे में। ये कहा जाता है गागरोन का जो मोहम्मद शाह प्रथम है वो अपने गागरोन का नाम मुस्तफाबाद कर देता है। इसके बाद चित्तौड़ की मेन बातें हो गई। और चित्तौड़ दुर्ग भाई इतना बड़ा दुर्ग है, आपने देखा होगा एक बार तो अकबर आक्रमण करता है, जब 15-20 हजार की जो गर्दन है वो कटवा कर मीनार बना देता है, और एक बार अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना चित्तौड़ दुर्ग जो आपका है, चित्तौड़ दुर्ग यहां लिख देता हूं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भाई? आवासीय दुर्ग, या फिर मैं लिखूं लिविंग फोर्ट है। क्या है भाई? लिविंग फोर्ट, यानी इसके अंदर जनता ज्यादा रहती थी। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा कहूं चित्तौड़ दुर्ग अपने, मैं ऐसा कहूं कि चित्तौड़ दुर्ग जो है राजस्थान का गौरव और अपने दुर्गों का सिरोमोर है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यह भी लिख लेना, 2 मान्यता है। एक तो है कि राजस्थान का गौरव और दुर्गों सिरमौर। ये अंत में मैंने इसलिए बताया कि राजस्थान का गौरव दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि हमने इतनी बातें पढ़ी है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सी बातें याद रखता है। दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी आवासीय फोर्ट है भाई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एक और है भाई, इसमें जो गोरा बादल महल तो है, लेकिन गोरा बादल की छतरियां भी बनी। अपने गोरा बादल के महल किस में है? चित्तौड़ में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वो लिख लेना, जयमल वे फत्ता की छतरी कहाँ है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। जयमल व फत्ता की छतरी कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। ये कुछ बातें हैं कि जयमल और फत्ता की छतरियां हैं वे चित्तौड़ दुर्ग में है। जयमल और फत्ता कौन थे? जब आक्रमण करता है अकबर 1567 में, उस समय जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं, केसरिया करते हैं। फिर एक बात और है, जयमल और फत्ता की मूर्ति बनी हुई है हाथी पर, तो वो अपने जूनागढ़ दुर्ग में है, सूर्य पोल पे बनी हुई है। ये भी याद रखना। तो मेन ले दे के बातें, बड़ी बड़ी बातें इतनी हैं। इसके बाद आगे वाली बातें यानी कुंभलगढ़ दुर्ग शुरू करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग करने के बाद आगे वाला दुर्ग अपने आमेर वाला करेंगे। तो आज आगे क्लास अभी जो करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग करेंगे। चलो चलते हैं, ये नोट कर लिया सभी ने। अब आगे लिख लो कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। ये देखो कुंभलगढ़ दुर्ग। जब कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग जिला की बात करते हैं। अपने इधर से लिखना शुरू कर देता हूं मैं। जिला कौन सा है अभी? राजसमंद।
ठीक है, राजसमंद बात आ गई कि जिला कौन सा है, राजसमंद है। ठीक है, अब बात करते हैं निर्माता कौन है भाई। निर्माता दो मान्यता, इसी के अंदर ही दो मान्यता है कि इसका प्रारंभ जो निर्माता माना जाता है, प्रारंभिक निर्माता, प्रारंभिक निर्माता वो संप्रीति को माना जाता है, संप्रीति। लेकिन एक ग्रंथ है आपका श्यामल दास का ग्रंथ है एक, और उसका नाम है वीर विनोद। वही बात जो मैंने चित्तौड़ में बताई थी, वीर विनोद वही है। इसके अंदर कहा जाता है नहीं, जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण है वो अपने 1448 में राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है, कुंभा के द्वारा। ये भी कहा जाता है कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देव के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग रखा था। ये इसकी निर्माण की बात होगी बड़ी बड़ी। इसके बाद और बड़ी बातें क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बना है, सबसे ज्यादा मतलब अधिक ऊंचाई पे बना दुर्ग है, अधिक ऊंचाई पर बना दुर्ग। तो ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पे बना है, कितनी है इसकी ऊंचाई, तो याद रखना 3568 मीटर, 3568 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई को देखकर एक राइटर हुआ है, इसको याद रखना, अबुल फजल क्या लगता है, अबुल फजल ये कहता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। कौन कहता है अबुल फजल कि कुंभलगढ़ दुर्ग प्रारंभिक निर्माता संप्रीति को माना जाता है, और जो वीर विनोद का ग्रंथ है उसके 1448 में कहते हैं कि नहीं, राणा कुंभा करवाते हैं, अपनी पत्नी कुंभल देव के नाम पर इसका कुंभलगढ़ नाम रखते हैं। अधिक ऊंचाई पर बना है ये दुर्ग, और ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, 3568 मीटर है। और अबुल फजल इसकी ऊंचाई देखकर कहता है कि वाह, ये दुर्ग तो इतनी बुलंदी में ऊंचाई पर, बुलंदी का मतलब ऊंचाई, इतनी ये दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कौन कहता है, अबुल फजल, ये इसकी होगी। अब इसकी कर लेते हैं अपने परकोटा, क्योंकि ये जो दुर्ग है ये पारित दुर्ग है, पारित गिरी पारिक, ठीक है ना। परकोटा की बात कर लेते हैं। परकोटा, जो इसका परकोटा है ना, कहते हैं कि इसका परकोटा बहुत बड़ा परकोटा है, लंबा परकोटा है, बहुत बड़ा लंबा परकोटा है। एक बात सुनी होगी आपने कि विश्व के अंदर अगर कोई बड़ी दीवार है तो वो चीन वाली है। विश्व की, वैसे बता देता हूं, विश्व की सबसे बड़ी दीवार देखी जाए चीन की दीवार है, लेकिन विश्व की सेकंड दीवार पूछी जाती है तो वो कुंभलगढ़ है, याद रखना। विश्व की सेकंड सबसे लंबी दीवार अगर पूछा जाता है तो वो अपने कुंभलगढ़ की परकोटा आ जाता है कि विश्व के अंदर सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। दूसरे नंबर पे जो अपने हैं कुंभलगढ़ की दीवार यानी परकोटा है। आप देख लो कितना लंबा है। भारत का हाँ भाई, विश्व की सेकंड सबसे लंबी दीवार अपने कुंभलगढ़ वाली, और भारत की सबसे लंबी दीवार, राजस्थान की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, कुंभलगढ़ का परकोटा यानी कुंभलगढ़ की दीवार। जो परकोटा बनाया हुआ है परकोटा, वो एक दीवार है। तो इसकी भाई कितनी है लंबाई, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं भाई। लंबाई कितनी है, ऊंचाई की बात कर, लंबाई कितनी है, लंबाई 36 किलोमीटर है भाई। 36 किलोमीटर तक ये परकोटा बना हुआ है, अच्छी बात है। अपने ऊंचाई कर ले, लंबाई कर ले, अब इसकी थोड़ी चौड़ाई कर लेते हैं। तो परकोटा की चौड़ाई बात करते हैं अपने, परकोटा की चौड़ाई, परकोटा की चौड़ाई। परकोटा की चौड़ाई के बारे में यह कहा जाता है
कि इस दुर्ग की जो प्रकोटा है वो इतना चौड़ा है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। आप कहोगे सर हमने तो 4 घोड़े पढ़े हैं कुछ गाइडों में, तो 4 घोड़े पढ़े होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी की राजस्थान इतिहास और कला और संस्कृति 10वीं की किताब है उसमें 8 घोड़े स्पष्ट लिखा हुआ है। वही बात है कि पतले होते हैं तो 4 हो जाते, पतले होंगे तो 8, भारे होंगे तो 4 घोड़े। तो ये परकोटे के बारे में है कि जो विश्व की सेकंड लंबी दीवार कौन सी है, कुंभलगढ़ का परकोटा। भारत की सबसे लंबी दीवार और राजस्थान की सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ का परकोटा। और परकोटा की चौड़ाई कितनी है भाई, 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और अधिक ऊंचाई पर बना ऊंचाई कितनी है, 3568 किलोमीटर। ये भाई इसकी इमारतों के बारे में लेकर हो गया। अब इसमें कुंभलगढ़ में क्या है, कुंभलगढ़ में यहां लिख देता हूं, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ बना हुआ है। कौन सा गढ़, कटारगढ़। जिसे मेवाड़ क्या कहते हैं, इसे यहां लिख देता हूं मैं, कटारगढ़ को इसे मेवाड़ की आंख। अब कहीं कहीं लिखा ये भी आता है कि मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, यानी जो कुंभलगढ़ है उसकी सुरक्षित स्थान पे ऊंचे ऊंचा एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिस पर जाने के बाद हम पूरे मेवाड़ को देख सकते हैं अपनी आंखों से। इसलिए कहा जाता है भाई कुंभलगढ़ में या मेवाड़ की जो आंख है वो कौन सी है, कटारगढ़ दुर्ग है। इसमें महाराणा प्रताप और अपने उड़ना राजकुमार पृथ्वी सिसोदिया का जन्म होता है। कहां पे होता है, कटारगढ़ दुर्ग में। और कटारगढ़ दुर्ग जो अपना है वो अपने राजा हुए थे उदयसिंह, वे कुंभा का निवास स्थान था, निवास स्थान। उदय और कुंभा का निवास स्थान कौन सा था, कटारगढ़ था। याद रखना कि जो कुंभलगढ़ में दुर्ग बना है कटारगढ़ दुर्ग सबसे सुरक्षित स्थान पे है। इसे मेवाड़ क्या कहते हैं। उदय कुंभा का यहाँ पे निवास स्थान था और महाराणा प्रताप और उड़ना राजकुमार सिसोदिया का यहाँ पे जन्म हुआ था। ये इसकी ले दे के बड़ी बड़ी बात ये है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखो तो एक टोड, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इसकी तुलना करता है एस्ट्रोगेशन से, तुलना करता है कि या तो दुर्ग एस्ट्रोगेशन ऐसा या फिर कुंभलगढ़ है। कि टोड अपनी जो कुंभलगढ़ की तुलना है वो एस्ट्रोगेशन से करता है कि या तो कुंभलगढ़ दुर्ग है या फिर एस्ट्रोगेशन दुर्ग है, दोनों एक ही समान है, इतनी ऊंचाई पे बने हुए। कौन कहता है, टोड कहता है। ये बड़ी बड़ी बातें इसके बारे में होगी। अब कुछ घटना है, एक घटना छोटी सी घटना ये याद रखना घटना कि अपने 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है, महाराणा प्रताप इधर उधर पहाड़ों में घूमते हैं, तो 1577 में एक मुगल सेनापति होता है। कौन होता है, मुगल सेनापति। मुगल सेनापति शाहबाज खान। शाहबाज खान, इसने भी अल्पकाल के लिए अधिकार किया था। कि 1578 में मुगल सेनापति शाहबाज खान अल्पकाल के लिए अपने कुंभलगढ़ पर अधिकार करता है, फिर ये वापस मेवाड़ के अधिकार में चला जाता है। ये मेन बातें इसकी थी। अब इसकी इमारतें हैं उनकी बातें करते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी जो जिला है राजसमंद है, निर्माता प्रारंभिक निर्माता संप्रीति है। श्यामल दास और वीर विनोद के अनुसार जो ग्रंथ है उसके अनुसार ये कहा गया है कि 1448 में राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जो ये इसका कुंभलगढ़ का परकोटा है वो सबसे बड़ा परकोटा भारत का और अपने राजस्थान का परकोटा है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे सेकंड लंबी दीवार है और परकोटा की चौड़ाई है वो 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। इसकी ऊंचाई अपने 3568 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं सीधा मीटर, और 1448 हो गया। अबुल फजल इसकी ऊंचाई को देखकर ये कहता है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर अपने सिर की पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रोगेशन दुर्ग से की है।
और कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग बना है, जहां पर महाराणा प्रताप और अपने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का जन्म हुआ था, और ये अपने कुंभा का निवास स्थान था। भाई ये बड़ी बड़ी बात होगी। इसके बाद इमारतें कर लेते हैं यार। आज कुंभलगढ़ निकाल देते हैं तो अपने कौन से हो गए भाई, अपने गागरुन हो गए, चित्तौड़ हो गए, कुंभलगढ़ हो गए। कल अपने विरासत सूची वाले जितने भी दुर्ग है वो 6 कंप्लीट कर देंगे। चलो ठीक है, आगे इसकी इमारतों की बात करते हैं। इमारतें कौन कौन सी, कुंभलगढ़ की इमारतें तो अपने बात कर लेते हैं। कुंभलगढ़ की इमारतें, कुंभलगढ़ की इमारतें पढ़ते हैं तो यहां पर एक मंदिर बना है अपने कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये याद कर लेना भाई। विष्णु मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें नोट करके लिख देता हूं, मैंने शायद चित्तौड़गढ़ में आपको नहीं करवाया कि कुंभ श्याम मंदिर है वो आपके चित्तौड़ में, यानी कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर वो आपके कुंभलगढ़ में है, लेकिन कुंभ श्याम विष्णु मंदिर है वो आपके कहां पे बना हुआ है दोस्तों, वो आपके चित्तौड़ में बना हुआ है। अन्य और इमारतें देखो, यहाँ पे पन्नादाय का महल बना है और छतरी बनी है, ठीक है। 3 नंबर और यहाँ पे अपने, हाँ भाई यहाँ पे मामा कुंड है भाई, मामा कुंड, जहां पर उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, ठीक। 4 नंबर और लिख लो। झाली रानी का माल्या, ठीक है ना, झाली रानी का माल्या भी इसके अंदर है भाई, ये भी याद रखना। और यहाँ पे मंदिर एक और बना हुआ है वो भी याद रखना। 5 नंबर यही लिख देता हूं मैं, नील कंठेश्वर महादेव मंदिर। एक छतरी काफी इंपॉर्टेंट छतरी है जो इसके अंदर पूछी जाती है। 6 नंबर लिख देता हूं अपने, 6 नंबर छतरी, एक जो पीआरएस यानी पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया वैसे लिख देता हूं शॉर्ट, ये लिख देता हूं पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार, दोनों लिख देता हूं। उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी, कहां बनी है वे अपने, तो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई। कि याद रखना कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है वो तो अपने कुंभलगढ़ में है, लेकिन कुंभ श्याम मंदिर है वो अपने चित्तौड़गढ़ में है। पन्नादाय का महल या छतरी बनी हुई है। मामा कुंड बना हुआ है जहां पर उद्दा अपने पिता कुंभा की हत्या करता है। झाली रानी का माल्य है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उड़ना राजकुमार, उसकी यहाँ पे अपने क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। 7 विशाल दरवाजे, वही बात, झाली रानी का माल्य आ गया। और इसके अंदर और कर लेना भाई आप, 7 नंबर बादल महल बना हुआ है, बादल महल। और प्रमुख 7 दरवाजे हैं, वही 7 दरवाजे। हाँ जी, ये अपना कुंभलगढ़ आज पूरा हो गया। ये कुंभलगढ़ की इमारतों की बात करते हैं अपने। तो कुंभलगढ़ इमारतों की बात करते हैं तो याद रखना कि यहाँ पे कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर बना हुआ है, लेकिन कुंभ श्याम जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे पन्नादाय की छतरी या फिर महल बने हुए हैं। यहाँ पे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। और यहाँ पे अपने झाली रानी का माल्य है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, और अपने बादल महल है, और 7 दरवाजे प्रमुख है। ये अपने कुंभलगढ़ पूरा हो गया। तो 3 दुर्ग पूरे कर लिए, गागरोन, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। आज बड़े दुर्ग अपने पूरे किए, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो कल और पूरे कर देंगे। कल अपने आमेर और जैसलमेर वालों को और ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपने दुर्ग आगे रणथंभौर को ले लेंगे। 3 दुर्ग कल कर लेंगे। तो अपने विरासत सूची वाले कल पूरे हो जाएंगे संडे वाले के दिन, ठीक है। कल संडे है तो संडे को कल पूरे हो जाएंगे। तो ये दुर्ग इंपॉर्टेंट जो याद करना, अच्छे से मैंने समझाया है, आपको अच्छे से समझ में है।
आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा परिवार है आपका, जिसके अंदर निरंतर प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको आसान से समझ में आए। और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाली आगामी जो भी भर्ती है उनके अंदर आपका सिलेक्शन हो। और मेहनत निरंतर रखें। आप कुछ भी मेहनत करते हो, अगर असफल हो जाते हो, असफल हो रहे हो, बार बार सफलता अवश्य मिलेगी। आप अगर पढ़ते हो, मेहनत करते हो तो आप बिखरोगे नहीं, निखरोगे। मैं भी तैयारी की थी लेकिन आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो भी आप पढ़ते हो, जो भी कार्य करते हो, वो आपको बिखरने नहीं देता, निखारता है। तो आप पढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।